स्टूडेंट्स, आज की इस यूनिट के अंदर हम गैसेस इस पोर्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं, स्टेट ऑफ मैटर। और इंशाल्लाह एक ही वीडियो के अंदर ये आपके सामने मैं कंप्लीट यूनिट डिस्कस करूंगा। और इस लेक्चर के बाद इंशाल्लाह गैसेस का पोर्शन मल्टीपल चॉइस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। फिर इसकी फर्दर प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक फॉलो करके इसकी फर्दर प्रैक्टिस कर सकते हैं मल्टीपल चॉइस की। तो बेटा आपने इस वीडियो को बड़े गौर से देखना है। तो हम अपना शुरू करते हैं लेक्चर। हमारे पास इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जैसे गैस लॉज में पढ़ाऊँगा, बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ाऊँगा, यूनिट ऑफ आर पढ़ाऊँगा, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पास्चुलेट्स पढ़ाऊँगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस पढ़ेंगे। और इसी तरीके से हम इसमें वंडर वाल इक्वेशन उसको डिस्कस करेंगे और कुछ ज़रूरी इंटरलिंक चीज़ें वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले बेटा इस यूनिट के अंदर ना मैं आपके सामने यूनिट ऑफ प्रेशर और यूनिट ऑफ टेम्परेचर बताने लगा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब मल्टीपल चॉइस आता है न्यूमेरिकल टाइप तो बच्चों को इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पास हैं यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर। एक तो याद रखें बेटा कि मैं इतनी बात करूंगा जितनी मल्टीपल चॉइस के लिए आपको रिक्वायर्ड है, बाकी मैं आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करूंगा। अब हमारे पास इसमें सबसे पहले यूनिट ऑफ प्रेशर, क्योंकि ये हमें कन्वर्जन्स में मल्टीपल चॉइस में काम आती हैं, रिलेशंस दिए होते हैं। प्रेशर की यूनिट एटीएम है। हमें पता है कि 1 एटीएम इक्वल होता है 760 टार के। एक तो ये रिलेशन याद रखना है, यानी अगर आपने एटीएम से टार में जाना हो या टार से एटीएम में जाना हो तो ये रिलेशन है। और आपको पता है कि एटीएम बड़ी यूनिट है, बड़ी यूनिट से जब भी छोटी यूनिट की तरफ जाते हैं मल्टीप्लाई करते हैं इस नंबर से, और जब छोटी यूनिट से यानी टार से अगर एटीएम में आते हैं, जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में आते हैं हमेशा डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे मैं टार में वैल्यू दूं, एटीएम में पूछूं तो 760 से डिवाइड कर देना, और अगर मैं एटीएम से टार में कहूं तो 760 से मल्टीप्लाई कर देना। छोटी यूनिट से आप बड़ी यूनिट की तरफ जब आएंगे तो डिवाइड करेंगे, और बड़ी यूनिट से छोटी की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। 1 एटीएम इक्वल होता है इसी तरीके से हमारे पास 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, मिलीमीटर ऑफ मरकरी Hg के। एक तो ये भी रिलेशन याद करना है। और अगर मैं कहूँ इन दोनों में क्या रिलेशन है, जैसे कहीं आ जाए कि टार कितने मिलीमीटर ऑफ मरकरी की इक्वल है, तो याद रखें बच्चों ये दोनों आपस में बराबर है। 1 टार इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर ऑफ Hg। जो आपको टार की वैल्यू दी होगी वही Hg की वैल्यू सेलेक्ट हो जाएगी। अब इसी तरीके से हमारे पास एटीएम 1 एटीएम इक्वल होता है टार के अलावा अगर हम चलते हैं बच्चों तो हमारे पास 1 एटीएम इक्वल होता है 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है ये हमारे पास बच्चों प्रेशर की एसआई यूनिट कहलाती है। कभी आ जाए एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर सेलेक्ट करें तो आपने ये वाली सेलेक्ट करनी है। ठीक हो गया। और इसी तरीके से 1 एटीएम इक्वल होता है 101,325 पास्कल के। याद रखें बच्चों अगर वहां पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का ऑप्शन मौजूद ना हो एसआई यूनिट में तो पास्कल सेलेक्ट होगा, क्योंकि पास्कल भी एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर कहलाती है। और इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। जितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया होगा उतने ही पास्कल के इक्वल होगा। इसलिए मैं आप सबको कहता हूं 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, नीचे ऑप्शन देता हूं कौन सा कितने पास्कल के है। तो ये रिलेशन बच्चों ने याद किया होता है, बच्चे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें है कि अगर मैं आपसे कहता हूं इसको किलो पास्कल में क्या लिखें, तो किलो पास्कल ये लिए 1 एटीएम इक्वल होगा 101.325 किलो पास्कल। ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और हमारे पास इसकी यूनिट है प्रेशर की। 1 एटीएम इक्वल होता है हमारे पास 1.01325 बार के। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था बेटा, देखो ये पॉइंट कितने बन रहे हैं 1 2 3 4 5, तो इसलिए कभी बाज़ दफ़ा ये ऑप्शन नहीं होता। तो याद रखना है 1 एटीएम इक्वल होता है 1 × 10⁵ बार के। एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं है, ये वही चीज़ है।
अब हमारे पास क्योंकि ऑप्शन ये हो बाद दफ़ा बच्चों को नज़र आ जाता है, और इसी तरीके से बच्चों आपने याद रखना है कि 1 ATM इक्वल होता है 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच। PSI इसको लिखते हैं बच्चों, पाउंड पर स्क्वायर इंच। इंजीनियरिंग में ये आमतौर पर हम यूनिट यूज़ कर रहे होते हैं। 1 ATM इक्वल होता है 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच। तो ये आपको बच्चों काफ़ी हेल्प करेगा कहीं पे भी कन्वर्जन्स के अंदर, कहीं प्रेशर होगा और वो नीचे ऑप्शन में दे देगा कि इस यूनिट में बताओ, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो यूनिट ऑफ प्रेशर, आप ये रिलेशन याद कर लें। अब हमारे पास नेक्स्ट अगर हम देखें तो यूनिट ऑफ टेम्परेचर को थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि इसमें टेम्परेचर भी हम बहुत सारा यूज़ कर रहे होते हैं। यूनिट ऑफ टेम्परेचर, आपको पता है हम आमतौर पर टेम्परेचर को सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट में या केल्विन में मेजर करते हैं। तो कुछ रिलेशन याद कर लेने हैं कि हमारे पास अगर केल्विन में टेम्परेचर कन्वर्ट करना हो तो सेंटीग्रेड इज इक्वल टू केल्विन इज इक्वल टू सेंटीग्रेड प्लस 273, ये आप ऐड कर देंगे उसमें, इससे वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हमारे पास सपोज करें हमने सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में है, तो सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 5/9 फ़ारेनहाइट डिग्री माइनस 32। ये फार्मूला, ये रिलेशन आपने याद कर लें। और इसी तरीके से फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 273, ये रिलेशन आपको याद कर लेने हैं बच्चों। कहीं टेम्परेचर की कन्वर्जन आ जाए तो आपको ये काफ़ी हेल्प करता है। जैसे मैं अगर आपसे कहता हूँ बेटा सपोज करें, मैं कहता हूँ 1 ATM कितने टार्क इक्वल है, तो ये आप फ़ौरन सेलेक्ट करते हैं 760 टार्क के। जैसे मैं कहता हूँ बच्चों एक पर्सन है और उसको बुखार है, उसको फीवर है, और उसको 104 फ़ारेनहाइट, यानी हम जो बुखार होता है, जैसे हम कहते हैं कि 102 का बुखार है, 103 का बुखार है या 104 का बुखार है, वो फ़ारेनहाइट डिग्री में होता है। तो सेंटीग्रेड में बताओ, तो मैंने कहा एक पर्सन को बुखार है 104 फ़ारेनहाइट, 104 फ़ारेनहाइट अगर उसको बुखार है तो आप सेंटीग्रेड में बताएं, इस यूनिट में बताएं, तो आप सिंपल कर सकते हैं बेटा। जैसे आपको पता है कि सेंटीग्रेड इज इक्वल टू आपके पास है जी 5/9 और उस बंदे को बुखार है 104 का, तो 104 लिख दें, माइनस 32 कर दें। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 5/9, और इसी तरीके से इस जगह पे आप क्या लिखेंगे, इसको 104 में से आप 32 माइनस कर दें, तो ये आपके पास कितना बन रहा है जी, 4 में से 2 निकल गए, 2 रह गया, और 7 में से 10 में से 3 निकल गए, 7 रह गया, तो ये आपके पास 72 आ गया इधर। और 9 का टेबल 72 तक लेके जाएं तो 9 8 72 होगा, ये हमारे पास है। और इसको मल्टीप्लाई करें तो सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 40 सेंटीग्रेड उसको बुखार होगा। जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर आमतौर पर 37 डिग्री है, तो उस बंदे को जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड उसकी बॉडी का उस वक्त टेम्परेचर होगा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन, तो एक तो बच्चों ये हमारे उस MD-CAT जो सिलेबस है उसमें इस तरह नहीं लिखे होते, लेकिन ये आपने देख लेने हैं। इसी तरीके से बच्चों हमारे पास कभी कभी एक और छोटी सी बात कर लूँ, फिर मैं अपने वो सारे यूनिट शुरू करता हूँ, सारी बातें बताता हूँ। बाज़ दफ़ा बच्चों कभी कभी कहता है कि STP, तो ये आपको पता होना चाहिए STP का वर्ड जब यूज़ हो तो टेम्परेचर आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड सेलेक्ट करना है, जिसको आप 273 में लिखेंगे, और 273 इज इक्वल टू आपके पास 273 केल्विन, ये देखो आपने केल्विन में कन्वर्ट कर लेना है। और प्रेशर आपको पता है कि STP पे हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो प्रेशर होता है वो 1 ATM है। कभी कहता है स्टैंडर्ड कंडीशन, कभी वर्ड यूज होता है स्टैंडर्ड कंडीशन, मल्टीपल चॉइस में होता है ना कि स्टैंडर्ड कंडीशन में आपने बताना है। तो बच्चों स्टैंडर्ड कंडीशन होता है RTP, रूम टेम्परेचर प्रेशर, RTP रूम टेम्परेचर प्रेशर। तो फिर आपने टेम्परेचर उस वक्त ये वाला नहीं लिखना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिखना है और उसमें 273 ऐड कर देंगे, ये 298 केल्विन बनता है बेटा। और प्रेशर आपने उस वक्त भी 1 ATM सेलेक्ट करना है। ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो आपको आनी चाहिए। फिर एक और है मोलर वॉल्यूम, हमने यूनिट 1 में भी पढ़ा कि अगर कोई गैस 1 मोल हो, ये एवोगैड्रो ने बताया था, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस कहलाता है, इसको मोलर वॉल्यूम कहते हैं। 1 मोल कोई भी गैस हो उसका वॉल्यूम फिक्स होता है बेटा STP पे, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ 1 मोल अगर कोई भी गैस हो, 1 मोल
गैस मौजूद है तो उस STP पे तो उसका वॉल्यूम फिक्स रखना है आपने 22.414 डेसीमीटर क्यूब, या इसको आप लीटर में लिख सकते हैं 22.414 लीटर, ये हमारे पास। इसी तरीके से बच्चों इसमें अगर मैं कहता हूँ इधर क्या होगा, तो 1 मोल अगर गैस होगी तो आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने से, अभी हम ला पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ, टेम्परेचर बढ़ाने से गैस एक्सपेंड हो जाती है। तो यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है 25, इसलिए ये जो वॉल्यूम है आपने उस वक्त सेलेक्ट करना है 24 डेसीमीटर क्यूब, या आपने उसको लिखना होगा, पुट करना होगा उस न्यूमेरिकल में 24 लीटर। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, मैं आपसे जस्ट एक छोटा सा वैसे मल्टीपल चॉइस पूछता हूँ, ये पास्ट पेपर में भी है कि अगर सपोज करें मैं आपसे कहता हूँ बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड है मेरे पास, ये 0.5 मोल है, 0.5 मोल, ठीक हो गया, और मेरे पास दूसरी गैस है हाइड्रोजन और वो हमारे पास है 1 मोल। अब मुझे बताएं कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस करता हूं बच्चों, इसको कंप्रेस करता हूं 2 टाइम, ठीक है, इसको मैं प्रेस कर देता हूं, इसके ऊपर प्रेशर बढ़ा रहा हूं, कंप्रेस 2 टाइम कर दिया, 2 टाइम, 2 गुना इसको कंप्रेस करता हूं, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम तो कम होगा, और इसको कंप्रेस करता हूं 3 टाइम, 3 टाइम इसको कंप्रेस कर दिया। तो इस गैस का वॉल्यूम क्या होगा और इस गैस का वॉल्यूम क्या होगा, ये सवाल है आपसे। इसका वॉल्यूम क्या है और इसका वॉल्यूम क्या है, आप क्या करेंगे बच्चों? बड़ा सिंपल सा भी बताया, ये चीज़ आपको समझा दी कि आपने क्या करना है। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम कैलकुलेशन शुरू करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोल है जी 0.5, 1 मोल का वॉल्यूम बताया 22.414, इसको मल्टीप्लाई करें तो 22.414, जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हाफ निकालना है बच्चों। 0.5 का मतलब इसका हाफ निकालना है। इसका हाफ क्या बनेगा? इसका हाफ बनेगा 11.2, इसको ऐसे ही इधर छोड़ देता हूं, डेसीमीटर क्यूब, ये इसका बन गया। इसका वॉल्यूम तो मुझे पता चल गया कि 0.5 मोल अगर कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि 1 मोल कोई भी गैस हो 22.414 है, और अगर हमारे पास 0.5 है तो इतना वॉल्यूम होगा। अब इसको कितने टाइम कंप्रेस करना है, वहां लिखा है मैंने 2 टाइम कंप्रेस करना है। 2 टाइम कंप्रेस करने का मतलब है मैं 2 से इसको डिवाइड कर दूं, क्योंकि प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम तो आप जितना प्रेशर बढ़ाओगे, जितना गुना प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम इतने गुना कम होगा। अब इसको आप सॉल्व करते हैं तो बेटा ये 5 का टेबल पहले 11 तक, 2 का टेबल 11 तक लेके जाए तो ये आ जाएगा जी 5 पॉइंट, और फिर 12 तक 6, ये इसका वॉल्यूम होगा इस वक्त। मैं आपसे कहता हूं अब कार्बन डाइऑक्साइड का तो ये है, H2 का वॉल्यूम बताएं तो H2 कितने मोल गई है? 1 मोल, और 1 मोल का वॉल्यूम आपको पता है 1 × 22.414 डेसीमीटर क्यूब, तो ये तो वही वॉल्यूम आएगा क्योंकि 1 मोल का वॉल्यूम फिक्स है। अब कितने टाइम कंप्रेस करना है? 3 टाइम। जब आप इसको 3 टाइम कंप्रेस करोगे 3 से डिवाइड कर दो, 3 का टेबल 22 पे लेके जाओ तो 3 7 ज़र आपको पता है 21 होता है। तो बच्चों आप इसको जब थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये 7.5 डेसीमीटर क्यूब होगा। तो देखो मैंने आपको 2 वॉल्यूम निकाल दिए। इस तरह के मल्टीपल चॉइस आपसे पूछे जा सकते हैं। अब मैं आपके सामने गैस लॉज डिस्कस करूंगा। अगर कोई चीज़ नोट करनी है तो बेटा नोट करें। चलें जी, अब गैस लॉज को देखते हैं बेटा। गैस लॉज को बड़े ध्यान से आपने देखना है, क्योंकि उसने कहा है ना गैस लॉज, तो इसमें 3 लॉज आते हैं। बच्चे कहते हैं सर वो ऊपर तो एवोगैड्रोस लॉ नहीं लिखा हुआ जब हम फिजिकल क्लासेस लेते हैं बेटा। तो क्योंकि फिजिकल क्लासेस बच्चों में काफ़ी ज़्यादा लेता हूँ, काफ़ी ज़्यादा अकेडमीज़ में मेरी फिजिकल क्लासेस होती हैं। तो बच्चों जो फिजिकल क्लासेस हम लेते हैं उनके अंदर बच्चे आमतौर पर एवोगैड्रोस लॉ मिस कर जाते हैं, जबकि गैस लॉज में जब आप उसकी समरी पढ़ेंगे सिलेबस की तो उसके नीचे यहाँ मेंशन है कि गैस लॉज में आपने एवोगैड्रोस लॉ करना है। अब हम तीनों लॉ को ज़रा कंपैरिजन में ले आते हैं। यहाँ लिख देते हैं जी बॉयल्स लॉ। जितनी चीज़ रिक्वायर्ड है बच्चों हम टाइम वेस्ट किए बगैर चीज़ों को डिस्कस करते हैं। चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ। अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, वो कहता है कि मुझे तो बिल्कुल ही टॉपिक नहीं आते, तो आपको पता है मेरा बच्चों कि मेरा ऑलरेडी फर्स्ट ईयर के सारे लेक्चर अपलोडेड हैं, सेकंड ईयर के सारे लेक्चर अपलोडेड हैं। वहाँ से आप कोई भी चैप्टर कंप्लीट प्लेलिस्ट से भी पढ़ सकते हो।
लेकिन इंट्रीट के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो यहाँ डिस्कस हो रही हैं। अब बच्चों इसमें ना सबसे पहले आते हैं, मैं अगर आपसे कहता हूँ बॉयल्स लॉ क्या कहता है, आप कहते हैं सर ये 2 पैरामीटर में रिलेशन है, इनको पढ़ते हैं गैस लॉज। आप कहते हैं ये 2 पैरामीटर में रिलेशन बताता है, ये बताता है वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर। यहाँ एक्सटर्नल प्रेशर है, किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है, गिवन वॉल्यूम जो होगा वो एक्सटर्नल प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन 2 चीज़ों को आपने कांस्टेंट रखना है, व्हेन टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर केप्ट कांस्टेंट, ये आपने कांस्टेंट रखने हैं। ये 2 पैरामीटर, तो बॉयज लॉ 2 पैरामीटर में है, वॉल्यूम और प्रेशर में। अब ये किन 2 पैरामीटर में रिलेशन बताता है, ये कहता है वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बच्चों एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एनी टेम्परेचर विच इज मेजर्ड इन केल्विन। एब्सोल्यूट जीरो अलग चीज है बेटा, एनी टेम्परेचर विच इज मेजर्ड इन केल्विन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मैं कह सकता हूं 10 केल्विन, 15 केल्विन, 273 Kelvin, any temperature which is measured in Kelvin is called absolute temperature. Volume of given mass of a gas is directly proportional to absolute temperature. इसमें कौन सी चीज़ें कांस्टेंट रखनी है, इसमें आपने लिखना है जी when pressure and number of moles are constant, ये याद रहे, ये हमारे पास है। अब हमारे पास बच्चों यहां पे ये लॉ क्या कहता है, एवोगैड्रो लॉ कहता है वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। 1 मोल का वॉल्यूम कम होगा, 2 मोल का ज्यादा होगा, 3 मोल का और ज्यादा होगा, जितने मोल बढ़ेंगे वॉल्यूम बढ़ेगा। व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर आर केप्ट कांस्टेंट, अगर आप इनको कांस्टेंट रखोगे। बाज़ दफ़ा ये मल्टीपल चॉइस आता है बच्चों, वॉल्यूम और टेम्परेचर में कौन रिलेशन बताता है, चार्ल्स लॉ। वॉल्यूम और मोल में कौन, एवोगैड्रो लॉ। वॉल्यूम और एक्सटर्नल प्रेशर में रिलेशन, वॉल्यूम और एक्सटर्नल प्रेशर में जो रिलेशन हमें बताता है वो हमारे पास है बॉयज लॉ। बच्चों किस में हमारे पास मोल्स कांस्टेंट होते हैं, किन लॉज में, तो आपको पता है कि बॉयज लॉ और चार्ल्स लॉ में मोल कांस्टेंट होते हैं। किन में प्रेशर कांस्टेंट होता है, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ में। चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। एक मैथमेटिकल रिलेशन याद हुआ बच्चों, और इसकी मैथमेटिकल ऑल मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी है। बाज़ दफ़ा ऐसे मल्टीपल चॉइस होता है, विच वन इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ या बॉयज लॉ या एवोगैड्रो लॉ। तो आपको ऑल मैथमेटिकल फॉर्म, आप ड्राइव की तरफ जाएंगे तो बच्चों आपको पता है ये शॉर्टकट हैं, डायरेक्ट चीज़ें आपने याद करनी हैं। जैसे ऑर्गेनिक याद करते वक्त डायरेक्ट बच्चे को प्रोडक्ट याद करनी है, न के दरमियान के स्टेप याद करने हैं, कैटालिस्ट, कंडीशन, ये सारी चीज़ें याद करनी होती हैं। और उसकी भी ट्रिक होती है बच्चों, जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचूंगा तो वो चीज़ें भी आपको गाइड करूँगा। अब हमारे पास बच्चों इसकी ऑल मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं। ऑल अदर मैथमेटिकल फॉर्म क्या है बच्चों, ये भी तो हम पढ़ते हैं। PV इक्वल टू K, जब ड्राइव करते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, प्रेशर बढ़ाते जाओगे वॉल्यूम कम होता जाएगा, आप मल्टीप्लाई करोगे आंसर सेम आएगा। एक और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आप कहते हैं जी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये आमतौर पर मल्टीपल चॉइस में भी होती है। P1 दिया होता है, V1 दिया होता है, P2 दिया होता है, V2 निकालना होता है। तो ये छोटे छोटे ऐसे होते हैं जो कैलकुलेटर के बगैर भी बंदा कर सकता है। अब इसकी और कोई मैथमेटिकल फॉर्म, तो बच्चों इसकी इतनी मैथमेटिकल फॉर्म है। इसकी ऑल मैथमेटिकल फॉर्म बताएं तो आप इसकी मैथमेटिकल फॉर्म एक तो लिखते हैं जी V/T इज इक्वल टू K, ये भी चार्ल्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है। इधर आ जाता है V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, इसके ऊपर भी मल्टीपल चॉइस आते हैं। V1 गिवन होता है, T1 गिवन होता है, T2 गिवन होता है, V2 निकालना होता है। तो बच्चों आप इसको यूज़ करके निकाल सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। कोई असाइनमेंट करोगे आपको ये यूज़ हो जाएगा। अब हमारे पास इसके अंदर एक और मैथमेटिकल फॉर्म भी है। एब्सोल्यूट जीरो इज द एप्लीकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। एब्सोल्यूट जीरो इज द एप्लीकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। एब्सोल्यूट जीरो, मैं अभी बात इस पे करता हूँ कि ये एब्सोल्यूट जीरो है क्या। एब्सोल्यूट जीरो ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर किसी गैस का वॉल्यूम थ्योरेटिकली जीरो हो जाए उसे एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। ऐसा टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ एनी मास ऑफ ए गैस बिकम थ्योरेटिकली जीरो इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज गैसेज आर चेंज इनटू लिक्विड बिफोर दिस टेम्परेचर। याद रखें बच्चों, ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर किसी गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाए, इसके लिए कोई यूनिट ज़रूरी नहीं है कि केल्विन हो। याद रखें बच्चों, कौन कौन सा है जी, सेंटीग्रेड में -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड एग्जैक्ट। अगर ये ऑप्शन ना हो तो -273 सेलेक्ट कर लेना है। और केल्विन में कौन सा है, आप कहते हैं जीरो। केल्विन को भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कह सकते हैं, एब्सोल्यूट जीरो भी कह सकते हैं।
और ऐसा टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कौन सा है? -459.4 फ़ारेनहाइट। नहीं तो कन्वर्जन करनी पड़ेगी आपको, तो ये डायरेक्ट याद कर लें। इसके ऊपर या इसके ऊपर या इसके ऊपर सेंटीग्रेड में ये टेम्परेचर है, केल्विन में ये है, एब्सोल्यूट ज़ीरो फ़ारेनहाइट में ये है। इस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं। एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़ द एप्लीकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। और मैं आपसे कहता हूँ इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, तो बच्चों वो चार्ल्स लॉ की एक और मैथमेटिकल फॉर्म है, और वो हमारे पास है VT इज इक्वल टू V0 1 प्लस T ओवर T। यहाँ स्मॉल t जो है ना वो टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड को इंडिकेट करता है, यहाँ पुट कर दें। बाकायदा हम इसको प्रूव करते हैं बच्चों। V0 गिवन हो, आपको T1 गिवन हो, T गिवन हो, तो आप सारा सॉल्व करें, इसका टेम्परेचर जो है वो ज़ीरो आ जाए, तो वॉल्यूम किसी गैस का जब ज़ीरो हो जाए किसी टेम्परेचर के ऊपर, उसको हम एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं। अगर आप कहते हैं कि इसको प्रूव भी करें, तो बच्चों आप कोई वीडियो मेरी जो चैप्टर नंबर 4 है गैसेस का, उसमें देखिए, मैं बाकायदा इसको प्रूव भी करता हूँ, लेकिन इस जगह मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि मैंने चार्ल्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म आपको याद करवानी है। ये चार्ल्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म, ये भी चार्ल्स लॉ की एक मैथमेटिकल फॉर्म है। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या हो सकती है, तो आप कहते हैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है V/N इज इक्वल टू K। और क्या हो सकता है, V/N1/N1 इज इक्वल टू V2/N2। ये आप लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ, इनकी सब की मैथमेटिकल फॉर्म्स हो गई। अब मैं आपके सामने ना कुछ ग्राफ बनाने जा रहा हूँ बच्चों। इनके ग्राफ भी याद करने हैं कि वो आपसे कहे कि ये किसका ग्राफ है, तो आप ग्राफ देख के बता सकें कि ये किस चीज़ का ग्राफ है। ये बॉयज़ लॉ का है, चार्ल्स लॉ का है, एवोगैड्रोस लॉ का है। तो हम इसके ग्राफ बनाते हैं बच्चों। इसका एक ग्राफ हम जो बनाते होते हैं आमतौर पर, और आपको पता है कि यहाँ पे हम प्रेशर लिखते हैं, जिस यूनिट में मर्ज़ी ले जाएं, और यहाँ वॉल्यूम है, और ये हमें बताता है कि हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा। इस तरह का एक ग्राफ आता है। इस ग्राफ को हम कहते हैं आइसोथर्म। क्यों बच्चों बोलते हैं इसको आइसोथर्म? आइसोथर्म इसलिए इस कर्व को कहते हैं कि ये सेम टेम्परेचर पे नोट किया जाता है। इस कर्व को हम बोलते हैं जी आइसोथर्म। सपोज करें मैं आपसे कहता हूँ ये T1 पे आपने नोट किया, अगर आप टेम्परेचर थोड़ा सा हाई करें तो आप कहते हैं फिर भी प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम होगा, लेकिन आइसोथर्म थोड़ा सा दूर और हो जाएगा। अच्छा, T3 पे क्या होगा? आप कहते हैं T3 पे और चला जाएगा आगे की तरफ। जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे आइसोथर्म गोज अवे फ्रॉम बोथ एक्सेस, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से गैस एक्सपैंड हो जाती है। तो देखो इस केस में हमारे पास गैस का वॉल्यूम कम एक्सपैंड है, क्योंकि वॉल्यूम हमने पुट किया हुआ है। इस T2 में देखो तो और वॉल्यूम एक्सपैंड हो गया, T3 में देखो तो और गैस एक्सपैंड हो गई, इस तरीके से। लेकिन प्रैक्टिकल के दौरान हमने एक्सपेरिमेंट के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है। ये 3 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट हैं जो डिफरेंट टेम्परेचर पे नोट किए गए हैं। T3 ग्रेटर है T2 से, और T2 ग्रेटर है T1 से। ये इसका एक तो ग्राफ याद करना है। और इसका ग्राफ बच्चों, इसका ग्राफ एक और भी बनता है, और वो हमारे पास है प्रेशर और इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम में। ये हमारे पास है प्रेशर, और इधर मैं लिखने लगा हूँ इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम। तो इसमें हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आती है ऐसे करके। जितना प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो बच्चों, वॉल्यूम तो कम होता जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम कम होने से आपको पता है डिनोमिनेटर छोटा होता जा रहा है, तो 1/V का आंसर बढ़ता जाएगा। तो प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली है, जबकि इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम 1/V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं आपसे कहता हूँ सपोज करें ये प्रैक्टिकल आपने T1 पे नोट किया, T2 पे क्या होगा? तो आप कहते हैं T2 पे लाइन एक ऊपर लगा दो, T3 पे एक और ऊपर लाइन चली जाएगी। ये T1 है, ये T2 है। T2 इज़ ग्रेटर दैन T1, T2 ग्रेटर है T1 से। तो ये हमारे पास इस ग्राफ ये क्या बता रहा है? आप कहते हैं ये ग्राफ हमें बता रहा है कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है। जब वॉल्यूम कम होना होगा डिनोमिनेटर छोटा होता जाएगा, आंसर बड़ा आता जाएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी। मैं आपसे कहता हूँ हाई टेम्परेचर पे ये हमारे पास ऐसा क्या हुआ कि T2 ऊपर की तरफ गया, प्रेशर एक्सेस की तरफ गया। आप कहते हैं जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं गैस एक्सपेंड होती है, वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो 1/V क्या होगा? जब ये बड़ा हो जाएगा तो 1/V का आंसर छोटा आ जाएगा। देखो इस केस में 1/V छोटा आ रहा है, ये आ रहा है 1/V। इस केस में 1/V ये देखो तो बड़ा आ रहा है, T1 के केस में ज़्यादा आ रहा है। ये हमारे पास है। इसका एक और ग्राफ भी है बच्चों, जिससे हम आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस भी एक्सप्लेन करते हैं। अगर मैं इस ग्राफ को यहाँ पे बना दूँ तो बच्चों इस ग्राफ को मैं यहीं बना देता हूँ इस जगह पे, ताकि आप इस चीज़ को नोट कर सकें। यहाँ पे हमारे पास देखें, मैं आपसे कहता हूँ कि इस डायरेक्शन में हमने प्रेशर पुट कर दिया, यहाँ PV पुट कर दिया। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर की बात हो रही है, ये गैस का प्रेशर नहीं है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है बेटा,
तो हमारे पास वॉल्यूम कम हो रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर सेम आएगा। आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी, इस तरह की स्ट्रेट लाइन आएगी। तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है बेटा, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो जाता है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं आंसर सेम आता है। ये आपसे मैं कहता हूँ ये T1 पे है बच्चों। अगर मैं इसी प्रैक्टिकल को एक और टेम्परेचर पे परफॉर्म करूँ, जैसे ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर था, अगर मैं कहता हूँ 35 पे कर दें, तो आप कहते हैं ये लाइन तो स्ट्रेट ही रहेगी सर। ये आइडियल बिहेवियर है, जो इसको ओबे करेगा वो आइडियल गैस है, जो नहीं ओबे करेगा वो नॉन आइडियल है। ये आइडियल गैस बिहेवियर भी एक्सप्लेन करता है। तो ये T2 है। T2 पे क्या हुआ, आप कहते हैं T टेम्परेचर बढ़ाने से गैस एक्सपैंड हो गई, एक्सपैंड होने से PV ओवर PV का जो प्रोडक्ट है वो बड़ा हो जाता है। इसलिए लाइन तो स्ट्रेट आ रही है, जितना प्रेशर बढ़ा रहे हो वॉल्यूम इतना कम आ रहा है, आंसर सेम आता जा रहा है। ये हमारे पास बॉयज़ लॉ के सारे ग्राफ हो गए। अब चार्ल्स लॉ बच्चों, इसमें भी मुख्तलिफ ग्राफ बन सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूँ इसका एक और ग्राफ बनाएं, तो आप कहते हैं एक तो ग्राफ इसका ये है कि यहाँ पे अगर हम सपोज करें वॉल्यूम पुट कर दें, यहाँ पे टेम्परेचर पुट कर दें, टेम्परेचर 0 पे कभी भी वॉल्यूम 0 नहीं होता, तो बच्चों कुछ ना कुछ वॉल्यूम इसका होगा। यहाँ से मैं बनाऊंगा इसको। ये देखो, मैंने इधर से क्यों नहीं शुरू किया, रीजन से क्यों नहीं शुरू किया। आप कहते हैं 0 टेम्परेचर पे गैस का कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा। ये बता रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे गैस इतनी एक्सपैंड होती जाएगी। अगर मैं आपसे कहता हूँ और टेम्परेचर बढ़ाओ तो क्या होगा, आप कहते हैं ये जो हमारे पास है टेम्परेचर जितना बढ़ाते जाओगे ये इस लाइन नीचे की तरफ आएगी। ये T1 है और ये T2 है। T2 इज़ ग्रेटर दैन T1। ऐसा क्या हुआ बेटा, ऐसा क्या हुआ कि टेम्परेचर जैसे जैसे मैंने इंक्रीज़ किया तो हमारे पास जो टेम्परेचर है इंक्रीज़ करने से हमारे ये प्रेशर पे है जी, डिफरेंट प्रेशर पे। टेम्परेचर तो हमने कांस्टेंट रखे हैं इसमें। अगर मैं आपसे कहता हूँ ये प्रेशर 1 atm पे है, ये P1 पे है, और ये इसमें प्रैक्टिकल में मैंने एक्सपेरिमेंट कांस्टेंट रखना था बच्चों, यानी प्रेशर कांस्टेंट रखना था। अगर मैं एक हाई प्रेशर पे करता हूँ, प्रेशर बढ़ाने से क्या हुआ, गैस का वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस हो जाता है। देखो इस केस में वॉल्यूम ये आ रहा है, इस केस में ज़्यादा आ रहा है। तो ये दो डिफरेंट प्रेशर पे हैं, यहाँ पे आपने इनके प्रेशर लेके चलते हैं। P2 इज़ ग्रेटर दैन P1, ये हमारे P2 इज़ ग्रेटर दैन P1, ये हमारे पास है। अब मैं आपसे कहता हूँ इसका एक और ग्राफ क्या है, तो बच्चों एब्सोल्यूट जीरो वाला जो ग्राफ है ना, वो भी आप इसमें बना सकते हो। ये भी इसी का ग्राफ है, एब्सोल्यूट जीरो वाला ग्राफ। जैसे हम ऐसे करके बनाते थे, याद होगा, ये वॉल्यूम, यहाँ पे हम लिख देते थे टेम्परेचर और इस जगह पे लिख देते थे वॉल्यूम, और इधर चलते थे 0, 100, -200 ऐसे करके चलते थे। इधर माइनस में भी चलते थे, -100, -200 और -273, जिसके ऊपर किसी गैस का वॉल्यूम थ्योरेटिकली 0 हो जाता था। सपोज करें इतना टेम्परेचर है तो ये वॉल्यूम है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये हमारे पास ऐसी लाइन आ रही है। लेकिन अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो वॉल्यूम कम भी होगा। डॉटेड लाइन से हम इसे ड्रा करते थे। एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिसके ऊपर गैस का वॉल्यूम थ्योरेटिकली 0 हो जाता है, इस टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं। तो ये हमारे पास चार्ल्स लॉ का ग्राफ ये भी है, ये भी है। अब इसी तरीके से बच्चों अगर मैं कहता हूँ एवोगैड्रोस लॉ का ग्राफ क्या है, तो एवोगैड्रोस लॉ का ग्राफ हमारे पास ऐसे बन सकता है बच्चों के, हमारे पास यहाँ पे अगर हम पुट कर दें वॉल्यूम और इधर पुट कर दें नंबर ऑफ़ मोल्स, ये 0 से शुरू कर सकते हैं। अगर मोल 0 होंगे तो वॉल्यूम 0 होगा, और इसको ओरिजिन से शुरू कर सकते हैं, इसको ओरिजिन से शुरू नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास ग्राफ है एवोगैड्रोस लॉ का। तो ये बच्चों आपके पास कुछ गैस लॉज थे, इनको आपने नोट करना है। मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, नोट करें जी। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन में से क्या चीज़ें रिकॉल की जाएं। आइडियल गैस इक्वेशन, जिसको हम जनरल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। तो हम नेक्स्ट आइडियल गैस इक्वेशन की कुछ चीज़ें मल्टीपल चॉइस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। हमारे पास है आइडियल गैस इक्वेशन। याद रखें बच्चों, आइडियल गैस इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड जनरल गैस इक्वेशन। और हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन की मुख्तलिफ मैथमेटिकल फॉर्म है। ये कितने लॉ का कम्बिनेशन है? इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ 3 लॉज। इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ 3 लॉज। कौन कौन से हैं बच्चों? इसमें बॉयज़ लॉ है, ठीक है, बॉयज़ लॉ। और कौन सा है हमारे पास? चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। और नेक्स्ट कौन सा इसमें लॉ है? एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। ये हमारे पास मुख्तलिफ 3 लॉज हैं, इनके कम्बिनेशन से आता है। इसकी ऑल मैथमेटिकल फॉर्म तैयार करनी है।
आइडियल गैस इक्वेशन की सबसे कॉमन मैथमेटिकल फॉर्म जो हर बच्चा सेलेक्ट कर लेता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। जब वो कहता है कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है या इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी सबको याद है। बच्चों इसकी अगर मैं आपसे कहूँ 1 मोल की फॉर्म बताएं तो आपको 1 मोल वाली फॉर्म भी याद है, पी वी इज इक्वल टू आर टी। ये आपके पास है फॉर 1 मोल। अगर 1 मोल गैस हो तो ये हमारे पास है। इसकी और मैथमेटिकल फॉर्म आप ड्राइव करते करते पहुँचते थे, कुछ याद करें। P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। आमतौर पर मल्टीपल चॉइस में यूज़ होती है, काफ़ी चीज़ें गिवन हैं, P1 V1 T1, P2 V2 गिवन है, P2 और T2 गिवन है, V2 निकाल लें या P2 निकाल लें, इससे आप ये मैथमेटिकल फॉर्म है। और भी क्या है, सिग्निफिकेंस पढ़ते थे बेटा, इसके अंदर आपको कुछ याद हो तो आप ऐसे करके लिखते थे, पी वी इज इक्वल टू, इस जगह लिख देते थे मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास आर टी। ये भी इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। इसको आप उधर ले जाएं बच्चों, हमारे पास अगर हम m को उधर ले जाएं, v को उधर ले आएँ, तो पी एम इज इक्वल टू एम ओवर वी आर टी। ये भी इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। इसकी जगह आप क्या लिखते थे बच्चों, d लिख सकते हैं, तो पी एम इज इक्वल टू डी आर टी। ये भी इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। d इज इक्वल टू पी एम ओवर आर टी, ये भी मैथमेटिकल फॉर्म। अब ये मल्टीपल चॉइस में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला मैथमेटिकल फॉर्म है। मैंने देखा कि अक्सर ऐसा होता है कि वो कहता है कि इनमें से किस गैस की डेंसिटी सेम होगी, किसकी डिफरेंट होगी, पेयर दिए होते हैं बच्चों। अगर गैसेस के मालिकुलर मासेस सेम हो, डेंसिटी सेम होती है। अगर मालिकुलर मासेस डिफरेंट हो, उनकी डेंसिटी डिफरेंट होगी। जैसे मैं आपसे कहूँ कि बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन की डेंसिटी सेम है या डिफरेंट है, आप चेक करें बच्चों। अगर मालिकुलर मास सेम होगा, डेंसिटी सेम होगी, मालिकुलर मास डिफरेंट होगा, डेंसिटी डिफरेंट होगी। इसका मालिकुलर मास निकालते हैं 14 प्लस आपके पास ऑक्सीजन का मास कितना होता है, कार्बन का मास बच्चों 12 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, 28 ग्राम। इसका मास 14 प्लस 14 इक्वल टू 28 ग्राम। तो मालिकुलर मासेस बराबर हैं, इसलिए इनके जब मालिकुलर मासेस बराबर हैं तो इनकी डेंसिटी जो है वो सेम होगी। बच्चों डेंसिटी का प्रेशर से क्या रिलेशन है, अगर प्रेशर ज़्यादा होगा डेंसिटी ज़्यादा होगी, अगर प्रेशर कम होगा गैस पे उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। जैसे मैं आपसे कहता हूँ बच्चों, जब हम देखते हैं गर्मियों में हमको फ़ैन चलाएं तो उसकी जो हीट है वो हमें क्यों नज़र आती है, आप कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो बच्चों टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, यहाँ देखें टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होगी तो गैस ऊपर की तरफ ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से टेम्परेचर के साथ इन्वर्स रिलेशन है, प्रेशर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। ये आपको मुख्तलिफ मल्टीपल चॉइस में काफ़ी काम आने वाली फॉर्म है। ये आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन की मुख्तलिफ मैथमेटिकल फॉर्म्स हैं। इनको बच्चों अपने पास नोट करें। और नेक्स्ट मैं आपके सामने यूनिट ऑफ आर, ये मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। यूनिट ऑफ आर, अब बाकायदा इनको ड्राइव करने का कोई टाइम नहीं होता बच्चों। यूनिट ऑफ आर, आर क्या होता है बच्चों, आइडियल गैस कांस्टेंट। पता है आपको आर की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, आप ज़रा देखें तो आर की वैल्यू जो है ना बच्चों, अगर आप इसको इधर उधर ले आएँ तो मैं आपसे कहता हूँ आर इज इक्वल टू, या आर इज इक्वल टू क्या बनेगा, पी वी ओवर एन टी। एन तो फिक्स रहता है, मोल टेम्परेचर भी फिक्स रहता है। तो वैल्यू ऑफ आर डिपेंड अपॉन यूनिट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। वैल्यू ऑफ आर डिपेंड अपॉन यूनिट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर की यूनिट और वॉल्यूम की यूनिट के ऊपर आर की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है। बाकायदा हम रेगुलर क्लास में इसको ड्राइव भी करते हैं, लेकिन मुख्तलिफ आर की यूनिट अब आपको डायरेक्ट याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपने मल्टीपल चॉइस सेलेक्ट करना है और उधर इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरी पूरी डेरिवेशंस करें। तो अब हमारे पास यूनिट ऑफ आर में सबसे पहले आर की यूनिट हमने एक याद की होती है 0.0821 ATM डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। ये यूनिट कब यूज़ होती है, जब आपके पास प्रेशर जो है वो ATM में गिवन हो और वॉल्यूम जो आपके पास है वो डेसीमीटर क्यूब में गिवन हो, तब आप ये आर की यूनिट यूज़ करते हैं। इसी तरीके से बच्चों आर की यूनिट होती है हमारे पास, और वो हमारे पास है एक और आर की यूनिट है। अगर इसको मज़ीद आपको याद हो तो टार में हम कन्वर्ट करते थे, तो ATM से जब हमने टार में जाना है 760 से आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 62.4 ATM की जगह टार हो जाएगा। डेसीमीटर क्यूब
पर केल्विन पर मोल। अब ये बच्चों पहले से आपने काम कर लेना है, उधर आप मल्टीप्लाई करने का टाइम नहीं होगा, इसलिए इन चीज़ों को आप डायरेक्ट याद करने की कोशिश करें, क्योंकि 70% सिलेबस आपकी बुक से आएगा। 70% सिलेबस का मतलब है कि बच्चे को अपनी बुक के अंदर जो चीज़ें हैं रिकॉल करके आनी है। अब हमारे पास बच्चों इसमें प्रेशर की यूनिट बताएं तो आप कहते हैं इसमें प्रेशर की यूनिट है जी टार, और वॉल्यूम किस यूनिट में यूज़ किया गया है, आप कहते हैं इसमें वॉल्यूम जो है वो डेसीमीटर क्यूब में यूज़ है। इसी तरीके से हमारे पास आर की एक और वैल्यू है 62.4 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों मिलीमीटर ऑफ मरकरी, क्योंकि टार और मिलीमीटर ऑफ मरकरी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये बराबर होते हैं डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। और इसमें प्रेशर की यूनिट आपको पता है, प्रेशर की यूनिट है mm, मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, और वॉल्यूम की यूनिट है डेसीमीटर क्यूब। ये हमारे पास है। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो सेंटीमीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। R इज इक्वल टू 62,400 सेंटीमीटर क्यूब। आपके पास इसको मैं मिलीमीटर ऑफ मरकरी ऐसे ही रहने देता हूँ, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और वॉल्यूम की यूनिट मैं ले गया हूँ सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि 1 डेसीमीटर क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है पर केल्विन पर मोल। ये भी इसकी यूनिट है। और इसमें प्रेशर आपके पास है बच्चों mm में, मिलीमीटर ऑफ मरकरी में, जबकि वॉल्यूम जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में है। सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर बराबर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों कुछ और कन्वर्जन अगर हम देखें तो आर की वैल्यू हम एक लिखते थे SI यूनिट ऑफ आर 8.314 न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल। ये SI यूनिट ऑफ आर कहलाती है बेटा, ये SI यूनिट ऑफ आर है। और अगर मैं आपसे कहता हूँ ये जो SI यूनिट ऑफ आर है इसमें ज़रा प्रेशर बताओ किस यूनिट में है, तो आप कहते हैं इसमें प्रेशर, क्योंकि ये सारा कैंसिल होने के बाद ऐसे आता है, प्रेशर की यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम की यूनिट है मीटर क्यूब। तो ये बच्चों जब आपस में ना कैंसिल होते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी 2 पावर से कैंसिल हो जाता है, न्यूटन मीटर तब रह जाता है। ये पूरा हम रेगुलर क्लास में ड्राइव भी करते हैं। तो ये प्रेशर इस यूनिट में है। अच्छा बच्चों इसी तरीके से आर की यूनिट पास्कल में भी क्या होगी 8.314 न्यूटन मीटर की जगह जौल में भी जा सकते हैं, जौल जाएं। 1 न्यूटन मीटर 1 जौल की इक्वल होता है। ये भी मल्टीपल चॉइस में पूछ सकता है, 1 न्यूटन मीटर 1 जौल की इक्वल है। तो अब आप इसे जौल पर केल्विन पर मोल, ये एनर्जी की यूनिट होती है जौल, तो बच्चों तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अर्ग में क्या होगी बच्चों, अर्ग में इसकी यूनिट आपको पता है R इज इक्वल टू 8.314 इंटू 10⁻⁷ अर्ग पर केल्विन पर मोल, क्योंकि R की जो हमारे पास जौल है 1 जौल इक्वल होता है 10⁻⁷ अर्ग के। ये हमारे पास है, ये आप याद कर सकते हैं। और बच्चों कैलोरी में अगर मैं यूनिट लिखना चाहूँ तो इसको जौल को कैलोरी में कन्वर्ट करते थे हम लिखते थे 1.987 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, क्योंकि आपको याद होगा एनर्जी की 1 कैलोरी इक्वल होता है 4.184 जौल के। ये आपके पास है। तो इस तरीके से आपने देखा मैंने आपको आर की तमाम यूनिट याद करवा दी और उनके सारे साथ साथ लिंक भी बताए, तो आपने इनको भी ज़हन में रखना है। आप इसको देख लें बेटा, स्क्रीनशॉट लें, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, ये इसको हम अब डिस्कस करने लगे। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में साइंटिस्ट की किसकी क्या कंट्रीब्यूशन है, एक तो ये याद रखें। जैसे मैं आपसे कहता हूँ बच्चों, इसको पेश करने वाला कौन था जी, यानी इस थ्योरी को किसने पेश किया। दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय, या आप समझ लें कि इसको डिस्कवर्ड करने वाला साइंटिस्ट कौन सा था, तो ये बर्नौली है। ठीक है, ये आप समझ लें, इसने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पेश की, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इस साइंटिस्ट ने पेश की। ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का आप समझ लें बानी कहलाएगा। और आपको पता है फिजिकल बिहेवियर गैसेस की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है ना, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से हम पढ़ते हैं। ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमें बताती है प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम या फिजिकल बिहेवियर ऑफ गैसेस के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। अब सेकंड हमारे पास अगर देखें तो हमारे पास एक साइंटिस्ट है क्लासियस। इसने क्या किया बेटा, इसने काइनेटिक इक्वेशन ड्राइव की। ठीक है, इस साइंटिस्ट ने काइनेटिक इक्वेशन ड्राइव की। अब अगर हम कहते हैं कि काइनेटिक इक्वेशन किस चीज़ के बारे में, ये प्रेशर ऑफ गैस के बारे में। काइनेटिक इक्वेशन इसके ऊपर पूछ सकता है।
ये इस सेंटेंस ने दी। काइनेटिक इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए बच्चों। काइनेटिक इक्वेशन मैथमेटिकल फॉर्म है और वो हमारे पास है PV इज इक्वल टू 1/3 mNc² बार। ये हमारे पास है। अगर मैं आपसे कहता हूँ इसमें P क्या है तो आप कहते हैं सर ये तो प्रेशर के लिए है, प्रेशर ऑफ ए गैस, क्योंकि प्रेशर ऑफ गैस इससे हम एक्सप्लेन करते हैं। V क्या चीज़ है, आप कहते हैं जी वॉल्यूम ऑफ ए गैस है। M क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस है। और N क्या है, यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये मोल नहीं है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनको N से हम डिनोट करते हैं। C² बार क्या है, इसको पढ़ते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये हम पढ़ते हैं। और मीन स्क्वायर वेलोसिटी वाहिद वेलोसिटी है जो तमाम मॉलिक्यूल की सेम होती है, ठीक है। जो आम वेलोसिटी है वो मॉलिक्यूल की डिफरेंट होगी, इसीलिए हम कहते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जो तमाम मॉलिक्यूल की सेम होती है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होगी किसी भी गैस मॉलिक्यूल की वो सेम होगी। ये हमारे पास प्रेशर ऑफ ए गैस के लिए काइनेटिक इक्वेशन यूज़ करते हैं। बाज़ दफ़ा हमने देखा है मल्टीपल चॉइस में बच्चों वो काइनेटिक इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर देता है। अभी आपने PV इज इक्वल टू nRT पढ़ा है, तो PV इज इक्वल टू nRT है जो है, अगर मैं 1 मोल के लिए बना दूँ तो ये बच्चों इसकी जगह हमारे पास या इसको nRT ऐसे भी कर देता है या RT भी लिख सकता है 1 मोल के लिए, 1/3 mNc² बार, ये भी यूज़ कर सकता है। तो इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। इस तरह की चीज़ें वो इंटरलिंक करते रहते हैं, एंट्री में यही तो चीज़ है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासियस के बाद अगर हम आते हैं तो हमारे पास है मैक्सवेल। इसने क्या किया बच्चों, इसने इस थ्योरी को एक्सटेंड किया। दिस थ्योरी वाज एक्सटेंडेड बाय मैक्सवेल। इस थ्योरी को एक्सटेंड करने वाला साइंटिस्ट मैक्सवेल था। इसने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ दिया था, ठीक है। तो अगर इसकी कंट्रीब्यूशन कभी पूछा जाए तो लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़। जो गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है वो चेंज होती रहती है, सरफेस के ऊपर और है, बिलो द सरफेस और है, आम वेलोसिटी की बात हो रही है, तो इस साइंटिस्ट ने बताया था जी। नेक्स्ट हमारे पास है मैक्सवेल के बाद अगर हम देखते हैं तो बोल्ट्जमैन। इसका कंट्रीब्यूशन क्या है जी, हमारे पास इस साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन ये है बेटा, इसने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज़ दिया था, ठीक है। गैस मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो सेम नहीं होती, बिलो द सरफेस और है, ऊपर वाले और हैं, ये हमारे पास इसलिए मीन स्क्वायर वेलोसिटी ली गई। तो लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, ये ज़हन में रहे। अच्छा, एक और जिस साइंटिस्ट ने वंडरवाल इक्वेशन ड्राइव की उसका नाम वंडरवाल है, ठीक है, वंडरवाल। इसका क्या काम है बच्चों, वंडरवाल इक्वेशन, इसको हम रियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं, इसको हम रियल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं। एक होती है आइडियल गैस इक्वेशन, एक होती है रियल गैस इक्वेशन। ये इस सेंटेंस ने दी जो मॉडिफाई फॉर्म है आइडियल गैस इक्वेशन की। और रियल गैस इक्वेशन अभी आगे जाके मैं डिटेल में बताता भी हूँ आपको। ये वैसे बच्चों आपको याद हो, प्रेशर करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन उसने की थी, P + n²/v² इंटू v - nb इज इक्वल टू nRT। ये हमें याद रखनी पड़ेगी कि दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वंडरवाल इक्वेशन। ये वंडरवाल साइंटिस्ट ने बताई। अब इसके पोस्टुलेट्स क्या हैं बच्चों, इस साइंटिस्ट ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में हमें क्या क्या बताया जी। पोस्टुलेट्स अगर हम देखते हैं मल्टीपल चॉइस में कहीं काम आ सकते हैं। ये बेसिकली तो आप देखें तो ये ऐसा पोर्शन है जो आपको रिकॉल करवाना है। तो हमारे पास सबसे पहले अगर मैं आपसे कहता हूँ पहला पॉइंट क्या है, तो गैसेस कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल, गैसेस कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। जो गैसेस हैं वो स्मॉल पार्टिकल पर मुश्तमिल हैं। इन स्मॉल पार्टिकल्स को हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जैसे हमारे पास नोबल गैसेस मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स को हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। सेकंड,
बच्चों गैस मॉलिक्यूल में जो मूवमेंट्स होती हैं वो आपके पास रैंडम होती हैं या ब्राउनियन मूवमेंट्स होती हैं या जिगजैग मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। इनके दरमियान जो मोशंस होंगी हमारे पास गैस मॉलिक्यूल में वो क्या होंगी, रैंडम मोशन, रैंडम मोशन, या इनको आप जिगजैग मोशंस भी कह सकते हो, जिगजैग, या इनको आप ब्राउनियन मूवमेंट्स भी कह सकते हैं। ये हमारे पास जिगजैग मूवमेंट्स भी होंगी या ब्राउनियन मूवमेंट्स भी, इन्हीं को बोला जाता है। बच्चों गैस मॉलिक्यूल में एक तो पता चला कि मूवमेंट्स जो होती हैं वो रैंडम होती हैं, जिगजैग होती हैं। नेक्स्ट बच्चों गैस मॉलिक्यूल के दरमियान जो स्पेसेस होते हैं वो आपको पता है उन स्पेसेस को हम एम्प्टी प्लेसेस कहते हैं। और एक गैस का मॉलिक्यूल अपने दूसरे गैस के मॉलिक्यूल से अपने ही डायामीटर के लिहाज से 300 टाइम अवे होता है, ठीक है। गैस मॉलिक्यूल कितने टाइम अवे होता है बच्चों, 300 टाइम आपके पास अवे होता है फ्रॉम अदर मॉलिक्यूल, फ्रॉम अदर मॉलिक्यूल। एक गैस का मॉलिक्यूल दूसरे गैस के मॉलिक्यूल से, क्योंकि गैसेस में पार्टिकल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा गैप होता है, यानी मॉलिक्यूल के दरमियान बहुत ज़्यादा गैप होता है, और वो गैप आपके पास मल्टीपल चॉइस में पूछ सकता है कि वो अपने डायमीटर के लिहाज से कितने टाइम अवे होते हैं, 300 टाइम अवे होते हैं। फिर बच्चों हमारे पास गैस मॉलिक्यूल जब आपस में टकराते हैं तो इनके दरमियान एक कोलिजन होती है, उसको हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन। आपको पता है कि इलास्टिक कोलिजन वो होती है जिसमें इनकी एनर्जी और मोमेंटम फिक्स रहता है। तो इसलिए कहीं पूछे कि गैस मॉलिक्यूल के दरमियान जो कोलिजन्स हैं वो क्या हैं, परफेक्टली इलास्टिक। ये आपने याद रखना है, ये हमें पोस्टुलेट से पता चला। बच्चों गैस मॉलिक्यूल जब आपस में टकराते हैं तो कंटेनर की वाल के साथ टकराते हैं, पर यूनिट एरिया पे एक फोर्स लगाते हैं, उसे कहते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ ए गैस। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ ए गैस। गैस मॉलिक्यूल जितने पावर से कंटेनर की वाल के साथ टकराएगा इतना ही प्रेशर ज़्यादा बिल्डअप होगा। तो ये हमारे पास प्रेशर ऑफ ए गैस के बारे में है। नेक्स्ट अगर हम देखें बच्चों, हमारे पास गैस मॉलिक्यूल, ये थ्योरी कहती है कि गैस मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। याद रखें बच्चों, नॉर्मल कंडीशन में ये पोस्टुलेट ठीक है। जब हम गैस के ऊपर प्रेशर हाई कर दें, एक्सटर्नल प्रेशर हाई कर दें या टेम्परेचर उसके ऊपर डिक्रीज़ कर दें तो गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, फिर ये पोस्टुलेट गलत हो जाता है। इसलिए ये फॉल्टी पोस्टुलेट है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ये पोस्टुलेट ठीक है। नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमॉन्ग द गैस मॉलिक्यूल, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन among the gas molecule, among the gas molecule। गैस मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। ये हमारे पास इसका पोस्टुलेट है। ये एक फॉल्टी पोस्टुलेट है, ज़हन में रहे कि ये नॉर्मल कंडीशन में ठीक है, हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे ये पोस्टुलेट रॉन्ग है। इसी तरीके से ये थ्योरी कहती है कि जो हमारे पास एक कंटेनर होता है, जितना बड़ा उसका वॉल्यूम होगा गैस का वॉल्यूम भी उतना ज़्यादा होगा। तो जो एक्चुअल वॉल्यूम, एक्चुअल क्या होता है बच्चों, गैस को कंप्रेस करते जाओ यहाँ तक कि बिफोर कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड उसका जितना मैक्सिमम वो कंप्रेस हो सकती है उस वॉल्यूम को एक्चुअल वॉल्यूम कहते हैं। तो ये कहती है कि गैस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल निग्लिजिबल है। ठीक है, ये भी पोस्टुलेट गलत है जब हाई प्रेशर हो और लो टेम्परेचर हो। तो ये याद रखना है कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल जो है हमारे पास, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल निग्लिजिबल है, इज निग्लिजिबल। ये हमारे पास है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द गैस। ये भी एक पॉइंट याद हो गया कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज निग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द गैस। ये भी एक फॉल्टी पोस्टुलेट है। कब फॉल्ट है, कब गलत है बच्चों, जब प्रेशर हाई हो, एक्सटर्नल प्रेशर की बात हो रही है, और टेम्परेचर आपके पास लो हो। नंबर 8 पे आते हैं बच्चों। हमारे पास ये थ्योरी कहती है कि गैस मॉलिक्यूल के ऊपर अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नहीं होता। ठीक है, नो अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो कुछ मॉलिक्यूल हमें नीचे की तरफ क्यों नज़र आते हैं बच्चों, लाइटर गैसेस का वेट जब उनके ऊपर बढ़ता है तो वो नीचे की तरफ दब जाते हैं। अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नहीं होता। कभी गैस लीक हो तो बच्चों पानी की तरह नीचे की तरफ फॉल नहीं करती, तो इसके ऊपर अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नहीं होता। नंबर 9 पॉइंट बच्चों हमने याद रखना है।
कि ये थ्योरी कहती है कि अगर दो गैसेज हैं उनके ऊपर टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को भी जहन में रख लें कि वो भी आपसे पूछ सकता है। और काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू हमारे पास होता है जी इसका फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू 3RT/2NA। एक मल्टीपल चॉइस मैंने बच्चों पास्ट पेपर में देखा था कि एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू उसने दे दी थी, ये वाली NA उसने दिया हुआ था बच्चों को 6.02 × 10⁻23। अच्छा, R की वैल्यू भी ना उसने अपनी तरफ से यही दे दी 6.02 × 10⁻23। वो कहता है R भी इतना ही है। टेम्परेचर उसने दे दिया था बच्चों को, उसने कहा था कि टेम्परेचर आपके पास है 8 केल्विन। तो वो कहता है कि अब आप मुझे बताएं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो आप इधर पुट करो तो बच्चों आपके पास 3 उसी तरीके से रहेगा, R की जगह आप इसकी वैल्यू पुट करो, T की जगह 8 पुट करो, 2 ऐसे ही रहेगा। और एवोगैड्रो नंबर ये दोनों सेम थे, वो कैंसिल हो रहा था। तो ये बच्चा पूरा सॉल्व कर रहा था और पूरा सॉल्व करने के बाद आपको पता है कि यहाँ पे आपने क्या लिखा हुआ होगा, सारा जब आप सॉल्व करोगे ये वैल्यू पुट करोगे तो 3 × 8 रह जाएगा, क्योंकि R और एवोगैड्रो नंबर कैंसिल हो रहा है। और डिवाइडेड बाय क्या हो रहा था उधर जी 2, और आपको पता है ये एवोगैड्रो नंबर बाकी कैंसिल हो रहा था। तो ये हमारे पास क्या बन गया जी, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास ये इससे डिवाइड होकर 12 आ रहा था आंसर, 12 केल्विन। ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो इस तरीके से ये ऑप्शन मौजूद था वहाँ पे। तो इस तरह के क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे आपसे पूछे जा सकते हैं। ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस उसके पोस्टुलेट थे। और आपको पता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से सारे लॉज हमारे पास ड्राइव हैं। कौन कौन से? बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ और ग्राम लॉ ऑफ डिफिजन। ठीक है, तो कहीं आ जाए कि क्या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ या काइनेटिक ग्राम लॉ ऑफ डिफिजन को ड्राइव करती है या इसकी मैथमेटिकल रिलेशंस हैं, तो बच्चों इनके बाकायदा मैथमेटिकल रिलेशनशिप हैं। तो ये हमारे पास बच्चों इसमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में से कुछ पॉइंट जो आपको रिकॉल करवाने थे वो हैं बच्चों। फिर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी थोड़ी सी अगर आप याद कर लें तो और अच्छी बात है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की एक रिलेशन है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू, आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज का रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी 3RT/M। अब अंडर रूट बाज़ दफ़ा नहीं दिया होता बच्चों, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, तो 1/2 दे दे तो कोई मसला नहीं, ये हमारे पास है। ऐसा भी देखा गया बच्चों कुछ जगहों पे मल्टीपल चॉइस में, या ये वाली रिलेशन बच्चों को नज़र नहीं आया वहाँ पे MD कैट के अंदर। तो RT की जगह बच्चों हमने पढ़ा हुआ है ना PV = RT, तो ऐसे भी तो लिख सकता था। तो आप इधर भी ले आओ, 3RT की जगह क्या लिख दो PV/M अंडर रूट, ये भी इसकी फॉर्म है। एक और भी दी होती है बाद वो कहता है ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन वहाँ मौजूद था उस वक्त। तो बच्चों ये भी इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, ये भी है। अगर मैं इस V को इसके नीचे ले आऊँ बच्चों, इसको मज़ीद इधर ले आऊँ तो 3P हो गया डिवाइडेड बाय M/V हो गया, M और V अंडर रूट। तो आपको पता है इसको इसकी जगह डेंसिटी लिख सकता हूँ। तो ये एक मैथमेटिकल फॉर्म और बन जाती है 3P/D अंडर रूट। तो ये भी बच्चों इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। तो देखो मैथमेटिकल फॉर्म ये हम किताब में देखते हैं, ये उसने अपनी तरफ से वैसे बच्चे को चेक करने के लिए दी कि समझ आए या नहीं। तो ये इधर, तो ये चीज़ें इंटरलिंक हैं बच्चों। ये तो फिर प्रैक्टिस है मल्टीपल चॉइस की जितनी हम करते हैं, क्योंकि हम जब अपनी रेगुलर क्लास में फ़िज़िकल क्लास होती है तो बच्चों हम एक यूनिट पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद एक असाइनमेंट देते हैं जिसमें 60 मल्टीपल चॉइस होते हैं, फिर एक हम टेस्ट लेते हैं उस यूनिट का जिसमें 60 मल्टीपल चॉइस होते हैं। तो फिर बच्चे का वो चैप्टर बहुत अच्छा तैयार हो जाता है। अब हमारे पास बच्चों नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, इसके अंदर अगर हम देखें तो हमें आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस इसको डिस्कस करना है। बज़ाहिर वहाँ पे MD कैट के अंदर गलती से आइडियल गैस इक्वेशन ही लिख दिया गया है, तो इसलिए आइडियल गैस इक्वेशन 2 जगह बच्चों को नज़र आता है। बच्चे फिर कहते हैं सर वहाँ आइडियल गैस इक्वेशन 2 बार है, जबकि वो नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस है। इसको हम देखते हैं जी, नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। आइडियल एक साइड पे मैं लिख देता हूँ बच्चों आइडियल गैस, और एक जगह पे लिख देता हूँ नॉन आइडियल गैस। नॉन आइडियल गैस। अच्छा, आइडियल गैस क्या है? वो गैस जो गैस लॉज को ओबे करे, बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, इन तमाम लॉ को ओबे करे उसे आइडियल गैस कहते हैं।
ठीक है, गैस ओबे गैस लॉज, ठीक है, वो गैस जो गैस लॉ को ओबे करे, जबकि अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर बच्चों गैस डज नॉट ओबे गैस लॉस। ये भी हमारे पास एक डिफरेंस है इनमें। सेकेंड बच्चों, ये जो आइडियल गैस है, जो हमारे पास आइडियल गैस है, ये आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे करती है। ओबे आइडियल गैस इक्वेशन, ओबे आइडियल गैस इक्वेशन। ये याद रखना है कि आइडियल गैस इक्वेशन को ये ओबे करती है, जबकि यहाँ पे डज नॉट ओबे आइडियल गैस इक्वेशन, डज नॉट ओबे आइडियल गैस इक्वेशन। ये आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे नहीं करती। आइडियल गैस इक्वेशन डज नॉट ओबे आइडियल गैस इक्वेशन। वो आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे करेगी या नहीं ओबे करेगी। थर्ड बच्चों, जो आइडियल गैस है ना, उसके मालिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमॉन्ग द मालिक्यूल, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये सबसे बड़ा पॉइंट है जिससे आप किसी गैस को चेक कर सकते हो। जिस गैस में मालिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो वो आपके पास आइडियल होती है। नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमॉन्ग द गैस मालिक्यूल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमॉन्ग द गैस मालिक्यूल। आपको पता है इसको रियल गैस भी हम बोलते हैं ना, नॉन आइडियल को। ऑल गैसेज एग्जिस्ट इन नेचर आर कॉल्ड नॉन आइडियल या रियल गैसेज। जितनी नेचर में गैसेज पाई जाती हैं वो सारी नॉन आइडियल हैं। आपके पास आइडियल गैस है ही कोई नहीं बेटा। नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इसमें। ये आइडियल गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती, ठीक है, नॉट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, नॉट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। चाहे कोई मेथड भी लगा लें, किसी भी मेथड, जैसे आपने तो लिंड मेथड पढ़ा हुआ है जो जॉल थॉम्सन इफेक्ट पे ओबे करता है, लेकिन ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती बच्चों। ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। इसको आप किसी न किसी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। और आपको पता है कि हमारे पास एक जॉल थॉम्सन इफेक्ट होता है। जैसे हम कंप्रेस गैस हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में आए, जब गैस हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ आए, अचानक एक्सपेंड होती है, उसे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ये बड़ी डिटेल में हम पढ़ते हैं बच्चों। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन जॉल थॉम्सन इफेक्ट को ओबे नहीं करती बच्चों, ठीक है, नॉट ओबे जॉल थॉम्सन इफेक्ट, जॉल थॉम्सन इफेक्ट। क्या मतलब बच्चों, ये अचानक एक्सपैंड होने पे कूलिंग इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करती। ये क्या करती है, ओबे करती हैं। जितनी गैसेज हैं वो सारी की सारी ओबे करती हैं जॉल थॉम्सन इफेक्ट को, जॉल थॉम्सन इफेक्ट। ये भी ज़हन में रहे। अच्छा, कोई भी गैस अगर आइडियल हो, किसी नॉन गैस को आइडियल बनाना चाहें, नॉन आइडियल गैस को आइडियल बनाना चाहें, तो आप उस गैस के ऊपर प्रेशर क्या कर दें बच्चों, लो कर दें, लो प्रेशर। और क्या करें, हाई टेम्परेचर। इससे क्या होगा बच्चों, प्रेशर अगर एक्सटर्नल कम कर देंगे, टेम्परेचर लो कर देंगे, मॉलिक्यूल दूर हो जाएंगे। हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर मेक द गैसेज आइडियल। ये आइडियल हो जाएगी, गैस आइडियल हो जाएगी क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई गैस आइडियल है, आइडियल के करीब तरीन है, अगर आप उसके अंदर प्रेशर हाई कर दें, हाई प्रेशर, प्रेशर बढ़ा देंगे, गैस कंप्रेस हो जाएंगी, मॉलिक्यूल करीब आ जाएंगे, फोर्सेस आ जाएंगी। और लो टेम्परेचर कर देंगे, लो टेम्परेचर, तो इससे क्या होगा बच्चों, गैस क्या बन जाएगी, नॉन आइडियल बन जाएगी, नॉन आइडियल होगी। ये कंडीशन नॉन आइडियल के लिए। अब एक हमारे पास होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं। वो हमारे पास है PV/N/RT भी हो सकता है, RT भी हो सकता है 1 मोल के लिए, N की जगह 1 भी लग सकता है। इसको हम Z कहते हैं बच्चों। इसको हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ये जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है ना बेटा, आइडियल गैस के लिए वो हमारे पास 1 होता है। आइडियल गैस के लिए ये 1 होता है। और नॉन आइडियल गैस के लिए ये जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, जिसको हम PV/RT कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये डज नॉट इक्वल टू 1 होगा।
या NRT भी लगा सकते हो, इसको Z भी कह सकते हो। अगर मैं कहता हूँ Z इक्वल टू 1 है तो वो तो क्या होगा बच्चों, आइडियल। ये तो आइडियल में चला जाएगा। ये अगर ऐसे है तो ये आपके पास आइडियल गैस बन जाएगी। और अगर हमारे पास Z की वैल्यू आपके पास लेस देन 1 है, अगर वो कहता है लेस देन 1 है, इसका मतलब ये है कि जो बच्चों गैस कंप्रेस हुई है ना, जो हमें जनरल आइडियल गैस इक्वेशन कह रही थी कि गैस को इतना कंप्रेस होना चाहिए, उससे ज़्यादा कंप्रेस हो गई है गैस। तो लेस देन 0 का मतलब, लेस देन 1 का मतलब ये हुआ कि उस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना आसान होगा। ठीक है, ये हमारे पास गैस ईजिली, बहुत आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट होगी। ईजिली कन्वर्टेड इनटू लिक्विड कह दें, ईजिली कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, ये बात याद कर लेनी है। और अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z ग्रेटर देन 1 आ गया तब भी नॉन आइडियल है। लेकिन बच्चों इसमें इसका मतलब ये है कि वो गैस जो हम सोच रहे थे कि जितना आइडियल गैस इक्वेशन कह रही थी कि इतना इसको कंप्रेस होना चाहिए, वो उससे कम कंप्रेस हुई है, उससे कम कंप्रेस हुई है। इसलिए उसका ग्रेटर देन 1 आने का मतलब है कि उसको कंपैरिजन में लिक्विड में तो कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन उसको कन्वर्ट करना ज़रा मुश्किल होगा, डिफ़िकल्ट। ठीक है, डिफ़िकल्ट होगा कन्वर्ट इनटू लिक्विड, कन्वर्टेड इनटू लिक्विड कह दें। ये बच्चों कुछ की पॉइंट्स मैंने लिख दिए ताकि आपको चीज़ें याद रहें। अब बच्चों कुछ बातें ऐसी भी हैं जो कि हमें वैसे याद होनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ एक पोलर गैस है और एक नॉन पोलर गैस है, तो बच्चों याद रखें कंपैरिजन, हमारे पास मुकम्मल तौर पर तो कोई आइडियल गैस है ही नहीं, देयर इज़ नो गैस विच इज़ परफेक्टली आइडियल, और ऑल गैसेज एग्जिस्ट इन नेचर आर नॉन आइडियल या रियल गैसेज। तो याद रखें जो पोलर गैस होती है, पोलर गैस, पोलर गैस क्या होती है अगर कुछ बच्चों को नहीं समझ आता, जिसमें आप समझ लो जिसके अंदर कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, जो डिसिमिलर एटम से मिलकर बना हो, जैसे अमोनिया गैस पोलर में आता है क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो पोलर गैस ज़्यादा नॉन आइडियल होगी एज कंपेयर टू नॉन पोलर। नॉन पोलर कंपैरिजन चल रहा है बच्चों, पोलर गैस इज मोर नॉन आइडियल देन नॉन पोलर गैस। ठीक है, ये आपके पास नॉन आइडियल का कंसेप्ट दिया है कि अगर एक पोलर गैस है एक नॉन पोलर गैस है, आप सेलेक्ट कर लो। जैसे मैं कहूँ बच्चों, अब ज़रा मुझे बताएं CH4 गैस है, हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर, एक अमोनिया गैस है, इनमें से ज़्यादा कौन सी आइडियल होगी? आपको पता है ये नॉन पोलर है, ये ज़्यादा आइडियल होगी कंपेरिजन। वैसे तो 100% तो नहीं आइडियल, लेकिन ये आइडियल होगी, और ये ज़्यादा आपके पास नॉन आइडियल यानी रियल होगी, ये होगी। इसी तरीके से बच्चों ये हो सकता है कि आपको ना मुख्तलिफ गैसेस के दे देना ए की वैल्यू दे देता है। तो मेरे पास ना अगर मैं कहता हूँ ए की वैल्यू अभी हम पढ़ेंगे आगे जाके वंडरवाल में, ग्रेटर है, जितनी ए की वैल्यू ज़्यादा होगी बच्चों, जितनी ए किसी गैस का दिया होगा ना, वो कहता है कि वंडरवाल कांस्टेंट ए इसका इतना है, तो आपको जितना बड़ा ए किसी का ऑप्शन में नजर आएगा आपने उसको इतना नॉन आइडियल कहना है। जितना ए छोटा होगा, मैं आपसे कहता हूँ हर गैसेस का ए दे देता हूँ, जिस गैस का ए सबसे कम दूंगा ना आपने उसको आइडियल कंसिडर करना है। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन आइडियल बिहेवियर, ये याद रखें, ये नॉन आइडियल बिहेवियर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ए क्या है, वंडरवाल कांस्टेंट है। अच्छा, बी भी बाज़ दफ़ा नॉन पोलर गैसेस के दिए होते हैं, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉन आइडियल बिहेवियर के, नॉन आइडियल बिहेवियर के। ठीक है, ये हमारे पास है। इसी तरीके से मैं कहता हूँ आइडियल के सबसे करीब तरीन गैस कौन सी है बेटा, आपको याद रखना है बच्चों, हीलियम हमारे पास सबसे ज़्यादा आइडियल के करीब है, उसके बाद हाइड्रोजन है, फिर मुख्तलिफ गैसेज आती जाएंगी, जैसे नाइट्रोजन लिख दें या उसके बाद आप कार्बन डाइऑक्साइड लिख दें, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस आप कर सकते हैं। एक यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि प्रेशर लो जितना होगा, जितना प्रेशर उसके ऊपर लो होगा वो आइडियल के इतने करीब होगी, जितना टेम्परेचर हाई होगा, जैसे एक ही गैस पे 2 टेम्परेचर दिए जाते हैं, अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा दिया हुआ है तो वो आइडियल को ऑप्शन सेलेक्ट होना है। ये तो बच्चों इतनी वास्ट टॉपिक है कि इसके अंदर इतने मल्टीपल चॉइस बन सकते हैं कि बहुत सारी बातें वो आपसे पूछ सकता है, तो ये बातें आपने नोट करनी है। अब हमारे पास बच्चों आखिरी वंडरवाल इक्वेशन के ऊपर मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है जी वंडरवाल इक्वेशन। इसके अंदर से आपको किस तरह की चीज़ें, देखो आप बच्चा कह सकता है सर वहाँ पे वंडरवाल इक्वेशन तो नहीं गिवन। बच्चों वंडरवाल इक्वेशन क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन की मॉडिफाई फॉर्म है,
रियल और आइडियल गैस का बिहेवियर शामिल है, उसके साथ वो चीज़ें इंटरलिंक हैं, तो कुछ बातें आपको याद करनी चाहिए। अब हमारे पास इसमें अगर हम आते हैं तो सबसे पहले वंडरवाल इक्वेशन। वंडरवाल पूरी आप ड्राइव नहीं करेंगे, हम सिर्फ मल्टीपल चॉइस को फोकस करेंगे। वंडरवाल इक्वेशन आपको पता है इसको रियल गैस इक्वेशन कहते हैं, इसलिए आपसे कभी कभी आता है इनमें से मोस्ट रियल गैस कौन सी है, बच्चे को पता ही नहीं चलता क्या है जी रियल गैस इक्वेशन। आपको पता है वाहिद इक्वेशन है जिसको तमाम जो है गैसेज ओबे करती हैं, ठीक है। ये वंडरवाल इक्वेशन या रियल गैस इक्वेशन वो गैस इक्वेशन है जिसको तमाम गैसेज जो है वो ओबे करती हैं। बच्चों इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आपको पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन से ड्राइव है, जैसे PV = nRT हम पढ़ते हैं। तो अब इसमें क्या करेक्शन की गई, प्रेशर करेक्शन है। एक प्रेशर करेक्शन ये की गई कि P की जगह लिखा गया जी P + n² A/V², ये लिख दिया गया। और इसकी जगह क्या लिख दिया गया, वॉल्यूम करेक्शन में लिखा गया जी V - NB = अब n इसी तरीके से लिख दिया गया बेटा, n उसी तरीके से आ गया, R भी उसी तरीके से आ गया और T भी उसी तरीके से आ गया। ये इक्वेशन बन गई P + n² A/V², V - NB = nRT। अगर मैं 1 मोल के लिए कहूँ तो 1 मोल के लिए आपने इसमें क्या करना है, जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ पे 1 पुट कर दें, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये बन जाएगी। और इधर आ जाएगा जी V - B = nRT की जगह RT हो जाएगा। ये आपके पास 1 मोल के लिए हो गई, 1 मोल। फिर वॉल्यूम करेक्शन में बेटा आप चलते जाते हो तो ये वॉल्यूम करेक्शन की मैथमेटिकल फॉर्म आपके पास मौजूद है। वहाँ पे एक और फॉर्म याद रखना है, B = 4VM। इस पर मल्टीपल चॉइस होता है, बाज़ दफ़ा वो कहता है एक्चुअल वॉल्यूम ये है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या होगा, तो VM क्या चीज़ है बच्चों, एक्चुअल वॉल्यूम। अब पूरी डेरिवेशन देखनी है तो आप पूरी कंप्लीट वीडियो फिर देखें। एक्चुअल वॉल्यूम जो कि चैप्टर नंबर 4 में है, लेकिन आपको रिक्वायर्ड ये चीज़ें, ये एक्चुअल वॉल्यूम है। और ये क्या है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड या अफेक्टिव वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस, वॉल्यूम फॉर 1 मोल ऑफ गैस। ये आपने याद रखना है, ये आपको याद होना चाहिए। कभी कभी ना VM गिवन होता है, कहता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या होगा, बच्चा यहाँ से निकाल सकता है। और इस तरीके से और भी चीज़ें काफ़ी इंटरलिंक होती हैं बच्चों इसके अंदर पुट करने के लिए, तो ये आपके पास एक तो होना चाहिए। इसमें वॉल्यूम प्रेशर करेक्शन भी हमारे पास मौजूद है। प्रेशर करेक्शन में बाज़ दफ़ा आइडियल प्रेशर पूछ लेता है, वो आप दरमियान से मैथमेटिकल फॉर्म याद कर सकते हैं। अब बच्चों इसमें ना मैं आपसे कहता हूँ A और B क्या हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आपने देख लेना है। A को क्या कहते हैं, A को कहते हैं जी कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन। ए को वंडरवाल कांस्टेंट भी कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वैल्यू डिपेंड अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हों ए की वैल्यू इतनी ज़्यादा होती है। ए को कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब मुख्तलिफ गैसेस के ना ए दे देता है और कहता है इनमें से कौन सी गैस आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट होगी, जिसका ए सबसे बड़ा होगा वो आसानी से लिक्विड कन्वर्ट होगी। ठीक है, याद रखना है बच्चों, ए अगर ग्रेटर होगा, ठीक है, ए आपके पास ग्रेटर होगा तो फिर गैस इज, यानी ऑप्शन में है बच्चों, उधर 4 गैसेज हैं, उनके चारों के ऑप्शन हैं, उनमें से जो ए जिसका सबसे बड़ा होगा वो गैस जो है, गैस इज ईजली कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, ईजली कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, इनटू लिक्विड। उस गैस को इतना ही आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट करना होगा, जितना एक कम होगा उस गैस का लिक्विड में कन्वर्ट करना। ये तो बहुत सारे आप ऑप्शन दे दे मुझे तो मैं इस सवाल का जवाब उसको दे सकता हूँ। फिर बच्चों ए की यूनिट क्या होती है, ए की यूनिट बच्चों हम बाकायदा ड्राइव करते थे, अब आपको डायरेक्ट याद रखनी है, ATM डेसीमीटर पावर 6 पर मोल स्क्वायर। इसको एक और यूनिट में भी लिखते हैं, न्यूटन मीटर पावर +4 पर मोल स्क्वायर। इसको कन्वर्ट भी करते हैं हम बच्चों, आपको पता है न्यूटन मीटर जौल की इक्वल होता है, तो जौल मीटर का क्यूब रह जाएगा
पर मोल स्क्वायर। ये सारे ऑप्शन होते हैं कि कौन सी यूनिट होगी। ये आपके पास इसकी ये नॉन एसआई यूनिट है, ये जो आपके पास है ये वाली एसआई यूनिट है, ये एसआई यूनिट इसकी है। अब कभी ना बच्चों बी के बारे में पूछता है, बी क्या है। बी को हम क्या कहते हैं, इस बी को हम कहते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, अफेक्टिव वॉल्यूम फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस। ठीक है, मैं अभी इसको लिखने लगा हूँ, अफेक्टिव वॉल्यूम फॉर 1 मोल ऑफ गैस, ये कहते हैं। इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, वैल्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। जितना मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा होगा उसकी बी की वैल्यू ज़्यादा होगी, बी की वैल्यू ज़्यादा होगी लिक्विड में आसानी से कन्वर्ट होगी, और जितना बी ज़्यादा होगा इतनी नॉन आइडियल भी होगी, जितना ए ज़्यादा होगा इतनी नॉन आइडियल भी होगी। अब हमारे पास बच्चों बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल। बी की यूनिट क्या है, बी वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम की यूनिट होती है बच्चों डेसीमीटर क्यूब पर मोल, ये हमारे पास। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, इसको मीटर क्यूब पर मोल में भी हम लिख सकते हैं। ये आपके पास एसआई यूनिट इसकी कहलाएगी। ये वाली जो यूनिट है इसको हम एसआई यूनिट ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। तो ये हमारे पास कुछ ए और बी के बारे में वैन डर वाल इक्वेशन के अंदर से जो आपको रिक्वायरमेंट है मल्टीपल चॉइस की, बच्चों मैंने उतनी बात की है, ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डायरेक्टली टॉपिक आपका इंक्लूडेड नहीं है। तो मेरा ये यूनिट ख़त्म हुआ। थैंक यू वेरी मच।